हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो मैं यहाँ पे आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ एक नया और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, नाम है जिसका रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी उसे कहा जाता है। इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे होंगे और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें से, जैसे हमारे पास हुआ मैग्निफिकेशन वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फाइबर ऑप्टिक्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है वहाँ जो है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और उन पर ही है जो हम अपना मेजर फोकस यहाँ पर करने वाले हैं। ऑफ कोर्स पूरे चैप्टर से रिलेटेड सवाल आएंगे, लेकिन जो है हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर और भी ज़्यादा फोकस करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसा। An astronomical telescope has a larger aperture too। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है उसमें लार्ज अपर्चर जो है क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो सकता है थोड़ा सा रस्टी हो दिमाग में, तो आपको मैं याद दिला देता हूं कि इस तरीके से जो है होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहां पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यहां पर हमारे पास एक आईपीस होता है। अब क्या होता है कि जो बहुत दूर दूर हमारे पास प्लैनेट्स हैं, बहुत दूर दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत दूर से जो है लाइट की रेज जो है आ रही हैं इस तरीके से, मैं यहाँ पे इंक बदल लेता हूँ। तो बहुत दूर से लाइट की रेज जो है आ रही हैं पैरेलल, और वो लाइट रेज जो हैं यहाँ से पहले इस ऑब्जेक्टिव लेंस से कन्वर्ज होती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस से कन्वर्ज होती हैं और इंटरसेक्ट होती हैं इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर एक इमेज बनती है और इमेज आप देख सकते हैं कि उल्टी इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। यदि ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए बी है तो उसका उल्टा इमेज यहां पर बन रहा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये इस लेंस के लिए ये जो इमेज है, ये इमेज जो इन लाइट रेस के कन्वर्ज होने से यहां पे बनी है, ये इमेज इस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। या तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, या आप इसे ऐसे समझिए कि लाइट की जो रेज हैं वो यहां पर मिल तो गई हैं, लेकिन वो क्या यहां पर रुक जाएंगी क्या? नहीं। तो लाइट की रेज जो हैं वो आगे बढ़ती हैं और इस लेंस के अंदर आकर गिरती हैं, इस लेंस पर आकर गिरती हैं और फिर से रिफ्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइट की रेज हैं इस तरीके से डाइवर्ज हो रही हैं और इस लेंस की वजह से कन्वर्ज होंगी और उनको पीछे मिलाने पर वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं और हमें एक दूसरी इमेज मिल जाती है बी डैश ए डैश। तो इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास इरेक्ट इमेज बन रही है, लेकिन यदि हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की बात करें तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का हमें जो है उल्टा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इसका साइज देखिए, इसके साइज से इसका साइज ज्यादा है और इसके साइज से और भी ज्यादा है इसका साइज, यानी कि जो फाइनल इमेज हमें मिल रही है, फाइनल इमेज इस वाले लेंस से जो हमें मिल रही है, वो इमेज जो है इन्वर्टेड होती है और उसका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप काम करता है। अब बात आती है लार्ज अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर हमारे पास वो वाला पार्ट है जिसमें से लाइट एंटर करती है। अपर्चर एरिया की यदि बात करें तो ये वो एरिया है जिसमें से लाइट एंटर करती है। तो जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ही ज्यादा अपर्चर होता है। कह सकते हैं जितनी ज्यादा अपर्चर होगा उतना ही ज्यादा एरिया होगा उस लेंस का और उसमें से उतनी ही ज्यादा लाइट आने वाली है, उतनी ही ज्यादा लाइट रे से मिलकर इमेज बनेगी। तो इमेज जो है वो ब्राइट बनती है, इमेज जो है वो ब्राइटर बनती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आपके पास कितना भी अच्छा चाहे फोन हो, लेकिन वो फोन एक बड़े डीएसएलआर कैमरा की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि डीएसएलआर जो कैमरा होता है उसके लेंसेज बड़े होते हैं, उनका अपर्चर बड़ा होता है, और भी फैक्टर्स होते हैं, वैसे उनका सेंसर का साइज बड़ा होता है और भी बेटर हार्डवेयर वहां पे लगा होता है, क्योंकि वहां पे साइज का कंस्ट्रेंट नहीं होता है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि अपर्चर जो है, लेंस जो है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, अपर्चर उसका काफी ज्यादा होता है ना, एज कंपेयर टू द मोबाइल हार्डवेयर। तो इसलिए जो इमेजेस हैं वो ज्यादा निखर के आती हैं बड़े कैमरे में एज कंपेयर टू छोटा कैमरा। तो रीजन क्या हुआ कि बड़ा अपर्चर इसलिए लिया जाता है क्योंकि लाइट जो है जिससे ज्यादा आ सके। और एक बात आपने डायफ्रैक्शन में पढ़ी है कि जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतना ही ज्यादा अच्छे से वो रिजॉल्व कर पाएगा दो चीजों को। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा दूर यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट के पास में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी रखा हो सकता है यहाँ पे एक प्लेनेट यहाँ हो, दूसरा प्लेनेट और भी यहाँ पे हो, P1 P2 P3 ये यहाँ पे पास पास आपको दिख रहे हो, तो इनको डिस्टिंक्टली रिजॉल्व करना है तो उसके लिए भी बड़ा अपर्चर हमें चाहिए। ये डायफ्रैक्शन में हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसलिए जो है लार्ज अपर्चर का इस्तेमाल किया जाता है। जितना ज्यादा लार्ज अपर्चर होगा उतना ही ज्यादा बेटर रिजोल्यूशन हमें इस इमेज का प्राप्त होने वाला है, ठीक है। उतना ही ज्यादा क्लियर जो है हमें इमेज दिख पाएगी। तो यहां पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, रिड्यूस स्फेरिकल एबरेशन नहीं, द हैव हाई रिजोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज स्पैन ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, हैव लो डिस्पर्शन नहीं। तो ये सबसे जो रेलेवेंट चॉइस है यहां पर है, इसका हाई रेजोल्यूशन हमें मिलता है। बिकॉज अपर्चर जो डायमीटर होता है, अपर्चर जितना पार्ट जितना बड़ा लेंस होगा उतना ही अच्छे से वो रिजॉल्व कर पाएगा ऑब्जेक्ट्स को। इमेजेस जो हैं उतने अच्छे से रिजॉल्व होकर मिलेंगी, उतना ही ज्यादा रेजोल्यूशन हमें मिलेगा। जो मेगापिक्सल कहते हैं, इतना मेगापिक्सल है वो उसका रेजोल्यूशन नंबर होता है ना। अब सवाल समझ में आ गया, आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वर्किंग समझ में आ चुकी है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। बिकॉज सवाल पूछा जा सकता है कुछ भी इनमें से, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स। और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th 8th 9th 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहां पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है? 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं। और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेई मेन 2022 के लिए। ये जेई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। और थ्योरी और MCQ जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे और MCQs और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है और ये 23 जनवरी को होगा और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो compete कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे। आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे compete कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद। और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है, जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है।
उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं और उनको इंप्रूव कर सकते हैं जेईई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है, और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है NKCSIR लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक। तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं अगले एक क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जो है हम जानते हैं विबग्योर से मिलकर बनी होती है, जो प्राइमरी कलर्स हैं वो विबग्योर होते हैं। इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर एज शोन इन द फिगर। तो ये ग्लास है और यहां पर एयर है, और व्हाइट लाइट ग्लास से एयर में जाती है। इफ ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन द इमर्जिंग रेज कंटेन्स। तो हम यहां पर देख सकते हैं बिकॉज अलग अलग कलर्स जो होते हैं उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक पर्टिकुलर मीडियम में। तो ग्रीन लाइट का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, येलो लाइट का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रेड का अलग होगा, वायलेट का अलग होगा, इंडिगो का अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो लाइट की रेज हैं वो अलग अलग एंगल पर जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही होंगी, अलग अलग एंगल पर जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही होंगी, और ग्रीन का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से भी लाइट की रेज जो है जा रही होंगी, लाइट की रेज जो है इस तरीके से जा रही होंगी। अब हमसे पूछा गया है कि जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट बीम है, यानी कि जो इमर्ज हो चुकी हैं, जो बाहर निकल चुकी हैं। देखिए कुछ लाइट की रेज हो सकता है अंदर गई हो, कुछ लाइट की रेज जो है बाहर गई हो। तो बाहर जो लाइट रेज गई हैं हमें उनको पहचानना है कि कौन कौन से कलर की लाइट बाहर चली गई हैं, ये आपसे पूछा गया है। हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अब हमें सवाल को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हमें ऑर्डर पता होना चाहिए कि लाइट के कलर्स का जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वो क्या होता है। तो आप ऐसे याद रखिए इस डायग्राम को कि विबग्योर ये कलर्स होते हैं, और आप इंक्रीमेंटल जो है इनका फॉन्ट साइज रखिए विबग्योर। ये ऑर्डर होता है बेटा वेवलेंथ का ये ऑर्डर होता है। तो इसका लैम्डा सबसे छोटा, इसका और भी ज्यादा, समझ गए कि ये वेवलेंथ का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ समझ गए होंगे। इधर से इधर जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, और म्यू जो होता है बेटा वो प्रोपोर्शनल होता है 1/लैम्डा। कॉचीज फॉर्मूला आपने शायद सुना हो, यदि नहीं भी सुना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि म्यू जो होता है लाइट का वो उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका लैम्डा कम उसका म्यू वैल्यू जो है वो ज्यादा होने वाला है। और मैं क्रिटिकल एंगल के बारे में जानता हूं कि क्रिटिकल एंगल एयर के रेस्पेक्ट में यदि निकाला जाए तो साइन इनवर्स 1/म्यू के बराबर होता है, साइन इनवर्स 1/म्यू, और 1/म्यू जो है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह सकता हूं सी जो है ये साइन इनवर्स लैम्डा के प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब साइन सी जो है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होने वाला है। सी की जो वैल्यू है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्रिटिकल एंगल छोटा होगा बेटा, इसका क्रिटिकल एंगल थोड़ा बड़ा होगा, इसका क्रिटिकल एंगल और भी 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 बड़ा होगा, और इसका क्रिटिकल एंगल तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। समझ गए बात? तो ये देखिए बेटा, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये फिक्स्ड हो चुका है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स्ड हो चुका है। अब यदि इस पर ग्रीन लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है तो ग्रीन से क्रिटिकल एंगल जिनका छोटा है वो तो ऑलरेडी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही होंगी। तो ग्रीन से नीचे, ग्रीन से छोटा एंगल, क्रिटिकल एंगल जिन भी लाइट का है वो TIR दिखा रही होंगी। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट होंगी उनमें वायलेट, इंडिगो और ब्लू होने वाली हैं। ये एक तीनों लाइट जो हैं एक ही एंगल पर आकर गिरेंगी, वायलेट, इंडिगो और आपके पास है ब्लू। ये 3 लाइट हमारे पास हो चुकी हैं जो अंदर चली जाती हैं।
हमसे लेकिन पूछा गया है कि बाहर कौन कौन सी लाइट रेज आती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी लाइट जिनका क्रिटिकल एंगल ग्रीन से ज्यादा हो, यानी कि हमारे पास ग्रीन से ज्यादा एंगल है येलो का, ऑरेंज का और रेड का। जो स्क्रीन का आप कलर देख रहे हैं वो भी कुछ इनमें ही लाई करता है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। येलो है, ऑरेंज है और यहां पर रेड भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इनका क्रिटिकल एंगल येलो ग्रीन से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो है इमर्ज होने वाली हैं, ये बाहर जाने वाली हैं, इसमें एयर में जाने वाली हैं। इसका मतलब हमारा आंसर होगा येलो, ऑरेंज और ग्रीन। आंसर वुड बी येलो, ऑरेंज एंड रेड, सॉरी येलो, ऑरेंज एंड रेड। ए ऑप्शन जो है आप इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में दिया है AB and CD are two slabs. The medium between the slabs has refractive index as shown in the figure. The minimum angle of incidence in degrees at Q so that this ray is totally reflected by both the slabs is equal to. देखिए जो एक लाइट रे है वो इस मीडियम से Q पर आकर गिरती है और उसका TIR हो जाता है, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है, ये कोई मिरर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसका TIR हो जाता है, आप सब लोग जानते हैं। और ये जिस एंगल पे इंसिडेंस होती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। जी हाँ, रिफ्लेक्ट हो जाती है, आप ये सब जानते हैं बातें। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस CD प्लेट पर आकर गिरती है और यहां से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि यहां पर भी TIR होता है इस इंटरफेस पर और इस इंटरफेस पर भी TIR होता है। तो आपको यह बताना है कि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस Q पर कितना होना चाहिए सो दैट द रे इज TIR बाय बोथ द स्लैब्स। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है जिससे ये हमेशा इसका TIR होता ही रहे। तो भैया सबसे पहले मैं क्रिटिकल एंगल निकालता हूं एट सरफेस AB। एट सरफेस AB मैं क्रिटिकल एंगल निकाल रहा हूं, मैं C1 इसे लिख देता हूं और साइन इनवर्स किसके बराबर होगा, ये साइन इनवर्स। अब देखिए यदि आपको कंफ्यूजन है कि μ1 μ2, आपने फॉर्मूला कई बार पढ़ा होगा कि या आता है आपके पास साइन इनवर्स μ1 बाय μ2 या म्यू रिलेटिव 1/म्यू रिलेटिव, म्यू इंसिडेंट, म्यू रिफ्लेक्टेड। इतना आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। आपको क्या करना है कि जो इंटरफेस के दोनों तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ऊपर आएगा छोटा और नीचे आएगा बड़ा। तो इन दोनों में से छोटा और बड़ा कौन सा है, आप देख सकते हैं क्लियरली कि छोटा है √2 डिवाइडेड बाय बड़ा है 2 के बराबर। बस इतना याद रखना है, छोटा अपॉन बड़ा, बिकॉज साइन इनवर्स की जो अंदर क्वांटिटी है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो एक बड़ा एक छोटा होगा तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा आने वाला है। कोई फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे जब अपेरेंट डेप्थ और अपेरेंट हाइट जब निकालते हैं तब भी आप ऐसे ही जो है कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको मालूम है कि जो अपेरेंट डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ से ज्यादा आएगी तो म्यू रिलेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब अपेरेंट हाइट या अपेरेंट डेप्थ एक्चुअल हाइट या डेप्थ से कम आ रही है तो म्यू से उसको डिवाइड करेंगे, या म्यू जो है जो म्यू रिलेटिव 1 से छोटा आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई ये √2 से चला गया, √2 टाइम्स 1/√2 आ गया, साइन इनवर्स 1/√2 कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है बेटा आई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है Q पर, ये 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। यदि I की वैल्यू 45 डिग्री से कम रह गई तो लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और बाहर एयर में चली जाएगी। तो मैं यहां पे कह सकता हूं I की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 45 डिग्री से। 45 डिग्री से ये बात मुझे पता चली है इस रिलेशन से। अब मैं बात करता हूं क्रिटिकल एंगल एट दिस इंटरफेस। तो मैं एट CD यदि बात करूं, एट सरफेस CD, यदि मैं क्रिटिकल एंगल की बात करें C2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3 और बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है 2, और साइन इनवर्स √3/2 जानते हैं सब किसके बराबर होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए ये आपके पास I की वैल्यू है तो ये भी आपके पास I के बराबर होगा, बिकॉज ये पैरेलल स्लैब्स हैं। तो इसका मतलब ये भी एंगल I के बराबर होने वाला है और ये वाला एंगल भी I के बराबर होने वाला है। इसका मतलब यहां से मुझे रिलेशन आता है कि I जो है वो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 60 डिग्री से। अब आपके पास एक सॉल्यूशन है ये, एक सॉल्यूशन है ये, दोनों का इंटरसेक्शन आप ले सकते हैं। यदि आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये कह रहा है कि भाई 45 से बड़ा, ये कह रहा है आपसे 60 से बड़ा,
सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, आपको यूनियन लेना पड़ेगा, इन दोनों का सॉल्व करना है तो यूनियन लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए 45 डिग्री से। सही बात है। ये कह रहा है 60 से बड़े से काम चल जाएगा, ये कह रहा है भाई 45 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री से ज्यादा कोई भी एंगल यदि होगा तो ये TIR यहां पर हो जाएगा दोनों सरफेसेस से। अब ये वैल्यू 45 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, मैक्स मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो आई मिनिमम जो है आपको मिल जाता है 45 डिग्री के बराबर। तो मिनिमम एंगल 45 होना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा जो है कितना भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादा तो एक इंसिडेंस हो जाए बस ये इस पर, और होगा क्या, दोनों से TIR होना ही होना है। अब आंसर जो है इसका मिला लेंगे, आंसर जो है 60 के बराबर आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अ राइट एंगल्ड crown glass prism with critical angle 41 degree is placed before an object PQ in two positions as shown in the figure. Trace the paths of the rays from P and Q passing through the prism in the two cases. तो दोनों ही केसेस में हमें ऑब्जेक्ट PQ की इमेजेस बनानी है। तो यहां पे पहला जो डायग्राम मुझे दिया हुआ है कुछ ऐसा है। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम है। ये एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है, ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, बिकॉज तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट PQ है, जो ऑब्जेक्ट आपके पास है PQ, वो यहां पर रखा हुआ है कुछ ऐसे, ये आपके पास है P और ये आपके पास है Q। इसका इमेज हमें बनाना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, बस हमें क्रिटिकल एंगल दिया है कि 41 डिग्री इसका क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या है, 41 डिग्री। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस इंटरफेस पर यदि 41 से ज्यादा हो गया तो TIR हो जाएगा। TIR हो जाएगा जब ऑब्वियसली ग्लास जो है डेंसर मीडियम है एयर से, जब ग्लास से यानी अंदर से जब बाहर निकलेगी लाइट रे, तब हमें ये बात चेक करनी है कि 41 से ज्यादा तो एंगल नहीं हो रहा है क्या। तो चलिए यहाँ पे लाइट ट्रेस करते हैं। तो P से निकलने वाली एक लाइट में ले रहा हूं जो यहां से सीधी जा रही है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है स्नेल्स लॉ से कह सकता हूं 0 के बराबर होगा, यानी लाइट सीधी पड़ने वाली है फेस AB पर, AB फेस पर ये पड़ने वाली है। अब AB फेस का जो नॉर्मल है बेटा, वो नॉर्मल है कुछ ऐसा, और नॉर्मल के साथ ये वाली जो लाइट रे है एंगल बना रही है दिस। अब ये एंगल है कितना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 45, दिस इज 90, सो दिस मस्ट बी 45। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये टोटल एंगल 90 हो गया, तो ये 45 है, तो ये भी 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस इंटरफेस पर 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर क्या होने वाला है, TIR होने वाला है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइट आई है 45 पर, तो 45 पर चली जाएगी, इस तरीके से 45 पर चली जाएगी। ये आपके पास नया इंटरफेस है और ये इंटरफेस से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। ये 45 है बेटा, तो ये भी 45 होगा, ये 45 है, ये आपके पास 90 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, और 45 है फिर से क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पर भी होने वाला है क्या, यहां पर होने वाला है आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट जाएगी ऐसे, नॉर्मल इस फेस पर पड़ने वाली है और एज इट इज यहां पर निकल जाएगी, तो P का जो इमेज है P डैश यहां पर आपको मिल जाता है। सिमिलरली Q से निकलने वाली लाइट है वो भी आप यहां पर ट्रेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कि यहां से Q से लाइट निकल रही है कुछ इस तरीके से, और यहां पर पड़ रही है कुछ इस तरीके से, और ऐसे लौट जा रही है, यहां पर बन जाता है आपका इमेज Q डैश। तो P डैश Q डैश जो है आपको इमेज यहां पर मिल जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट इसका इमेज बन रहा है बिल्कुल उल्टा, इसके जस्ट नीचे। तो ये बात रही इमेज की। अब आपके लिए एक होमवर्क ये है कि जो आपके पास PQ है बेटा ऑब्जेक्ट, ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट PQ है इस वाली टाइप में, आपको यहां पर इमेज ट्रेस करना है, यहां पर आपको इमेज ट्रेस करना है। आंसर इसका मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, आपको इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो क्या में मतलब पॉज कर लो, है ना, खुद से बना लो और फिर चेक करना, खुद से बना लो और चेक करना, ठीक है। पॉज कर दो वीडियो को अभी और फिर खुद से बनाइए इसका डायग्राम कैसा बनेगा, रे डायग्राम कैसे बनेगा, कहां पर इमेज बनेगी, और फिर चेक करना, ठीक है। पॉज कर लिया, अब
देख लेना, ये हमारा आंसर है। आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ए ऑप्शन होना चाहिए बिकॉज ये सारे गलत हैं, ये ऑप्शन होना चाहिए। चेक करना और फिर बताना कमेंट सेक्शन में।